जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा 8 है या 11 है? मेहरबानी भैया, मैं तो 8 पढ़ाने लगा था। लेक्चर 11। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। सबसे पहले हमने जो की ऑडिट मैटर का एक एलिमेंट होता है रिपोर्ट के अंदर, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। 2 लेक्चर हमने इसके ऊपर लगाए, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। उम्मीद है आपने घर जाके पढ़ा होगा, कुछ कुछ समझ आया। क्विज कंडक्ट करवा लें ताकि पता चले कितना कुछ समझ आया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो फिर आपको menti.com इस साइट पे जाके ये कोड एंटर करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। ये कोड डेली बेसिस पे चेंज होता है, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई और स्टूडेंट अगर क्लास टाइम के बाद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इस कोड के जरिए अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, इसका अलग से ऑफलाइन हम वर्जन अवेलेबल कर देते होते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल होगा इसका लिंक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CRN जरूर लिखना, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अपने CRN के साथ OL लिख दिया करें। जी पहला क्वेश्चन, तैयार है जी? करें स्टार्ट। CRN लिख लिया? ये रहा पहला क्वेश्चन। जूनियर का कहना है कि की ऑडिट मैटर जो मैनेजमेंट को हम मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं उसमें से सिलेक्ट होना चाहिए। सीनियर ने कहा नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। तो बताइए क्या करना चाहिए? हाँ जी, दो चार्बिक गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेशन जो मैटर्स करते हैं उनमें से सिलेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, जरा मुझे सोच के बताइए, आपके ख्याल में मैनेजमेंट के साथ ज्यादा मैटर्स कम्युनिकेट किए जाते हैं कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ ज्यादा कम्युनिकेट? हाँ जी, मैनेजमेंट के साथ तो हम हर मैटर कम्युनिकेट कर लेते हैं, चाहे सिग्निफिकेंट हो चाहे इनसिग्निफिकेंट हो। गपशप भी लगानी हो मैनेजमेंट के साथ लगा। डायरेक्टर इतने फारग नहीं होते, उनके साथ सिर्फ हमने सिग्निफिकेंट वाले मैटर्स डिस्कस करने होते हैं, और उनमें से फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलेक्ट करते हैं जिसे रिपोर्ट में लिखना होता है। जी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करा कि क्या की ऑडिट मैटर इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो फिर की ऑडिट मैटर को हमने इंक्लूड नहीं करना बल्कि एक्सक्लूड करना है। हाँ, अनलेस रिक्वायर्ड वाला। आपको पता है रिक्वायर्ड वाला, रिक्वायर्ड ला तो जो बोले वो करना ही होता है ना। ला ने बोला कुछ करना है तो मतलब करना है, ला ने बोला नहीं करना तो नहीं। ला ने बोला अनलिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर देना है तो फिर देना है। ला ने बोला कि एक मैटर की ऑडिट मैटर है लेकिन नहीं डिस्क्लोज करना क्योंकि उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन पे बुरा असर पड़ेगा, तो फिर डिस्क्लोज नहीं करना। यानी ला जो कह दिया करना तो वो सोचे समझे बगैर करना, जो ला ने बोला नहीं करना तो सोचे समझे बगैर नहीं करना। ऐसा ही ना, ऑर्डर तो ऑर्डर ही होता है ना, है? हुक्म की लॉजिक तो नहीं ना होती कोई। तो बस आगे चलते हैं। हाँ, जब ऑडिटर ने ये नतीजे में पहुंचा कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तो फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन लिखना ही नहीं चाहिए ना, रिपोर्ट में होना ही नहीं चाहिए। फिर भी होना चाहिए सेक्शन, लेकिन की ऑडिट मैटर तो नहीं है तो फिर उसमें बताते क्या है?
उसमें मिस स्टेटमेंट बताते हैं। हाँ, लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर्ड है, शाबाश, ठीक है। तो उसमें फिर क्या लिख देंगे हम, नो की ऑर्डर मैटर, इंक्लूडेड सेक्शन स्टेटिंग नो की ऑर्डर मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। की ऑर्डर के एम एब्रीविएट कर लेते हैं हम बाजुकात, की ऑर्डर मैटर्स को कैम। जी, क्वालिफिकेशन मैटर कैम सेक्शन में कैसे आना चाहिए, कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन भी दिया है और की ऑर्डर मैटर भी है, लेकिन इसमें अहम चीज नोट करने वाली है, क्या क्वालिफाइड ओपिनियन किसी और मैटर में दिया है, किसी और मसले की वजह, ये चीज नोट करें। क्वालिफाइड ओपिनियन किसी और रीजन की वजह से दिया है, वो किस रीजन की वजह से दिया है, और की ऑर्डर मैटर किसी और रीजन की वजह से आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, रेवेन्यू की वजह से। तो क्या दोनों को दोनों जगह पे लिख दे, नहीं लिखना। क्या किसी एक को दोनों जगह पे लिखे, ये भी नहीं करना। डुप्लीकेशन नहीं करते हम रिपोर्ट में कि एक मैटर दो जगह पे आ रहा है, डुप्लीकेशन नहीं करनी, हत्तुल इम्कान अवॉइड करना है इससे। तो फिर करना क्या है इसमें भाई, इसकी वजह से स्टेप नंबर 1, इन्वेंटरी मिस स्टेटमेंट की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दो और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करो कि मिस स्टेटमेंट क्यों आई है, ठीक है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, की ऑडिट मैटर में रेवेन्यू को डिस्क्राइब करो, व्हाट, व्हाई, हाउ। लेकिन एक स्टेप नंबर 3 भी है, असल कहानी वो है जो पूछी है। स्टेप नंबर 3 क्या है, की ऑडिट मैटर में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन को रेफर करो। क्यों, सवाल यह है क्यों, क्योंकि बाय नेचर, बाय डेफिनेशन क्वालिफाइड ओपिनियन भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है। क्वालिफाइड ओपिनियन भी, आपको क्या लगता है किसी कंपनी के ऑडिट में क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया जाए उसके लिए छोटी मोटी बात है, उधर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उधर बड़े बड़े, ठीक है। जॉब्स चली जाती है कई लोगों की। एडवर्स ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन में डिफरेंस आज पढ़ेंगे ना, आज यही तो पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्स ओपिनियन नॉन रिकॉग्निशन, आई आल्सो आइडेंटिफाइड गुडविल इंपेयरमेंट। अब अगेन यहां पे देखें, जो एडवर्स ओपिनियन यानी मॉडिफाइड ओपिनियन की एक टाइप है। एडवर्स ओपिनियन क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन की एक टाइप। डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन की एक टाइप। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन की एक टाइप। तो कह रहे हैं मैंने ओपिनियन मॉडिफाई दिया है और की ऑर्डर मैटर भी है, लेकिन इंक्लूड करे मॉडिफाइड ओपिनियन किसी और रीजन की वजह से दिया है और की ऑर्डर मैटर किसी और रीजन की वजह से दिया है, ठीक है। एक चीज दोनों जगह पे नहीं आएगी, या तो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगी या की ऑर्डर मैटर में। मॉडिफाइड ओपिनियन में कौन सा वाला मैटर जा रहा है, एडवर्स वाला, और जो की ऑर्डर मैटर में कौन से वाला, वो इंपेयरमेंट वाला, गुडविल इंपेयरमेंट। तो करना क्या है फिर, स्टेप नंबर 1, एडवर्स ओपिनियन के अंदर आपने प्रोविजन को डिस्कस करें एडवर्स के अंदर। स्टेप नंबर 2 क्या करें, की ऑडिट मैटर में गुडविल इंपेयरमेंट को डिस्कस करें। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, की ऑडिट मैटर में एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन को रेफर भी करना है। क्यों रेफर करना है, क्यों,
क्योंकि एडवर्स ओपिनियन बाय नेचर की ऑर्डर मैटर होते हैं, ये चीज डन जी। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ तो ठीक है, की ऑर्डर मैटर पे भी ओपिनियन नहीं देते, यानी की ऑर्डर मैटर्स में ओपिनियन नहीं, ओपिनियन एक ही होता है रिपोर्ट में जो सबसे पहले आता है, बाकी किसी पैराग्राफ में ओपिनियन नहीं होता, नहीं होता। सिर्फ वो जो रिक्वायर्ड बाय लॉ होते हैं वो भी सिर्फ एससीसीपी के लिए है, एससीसीपी की वजह से है, एससीसीपी के लिए है, आम यूजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो 4 ओपिनियन पढ़े थे ना हमने, तो की ऑर्डर मैटर्स में ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं होता, करेक्ट। आगे चलते हैं। जी, being audit revenue recognition identifies as CAM last year, audit considering including CAM this year for continuity purpose, correct treatment क्या है ना भैया? वो इस वजह से कोई की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा इस साल में कि पिछले साल में था, नहीं। हाँ, अगर वो पिछले साल भी कोई इशू मोस्ट सिग्निफिकेंट है और इस साल भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है, फिर आ सकता है इस साल अगेन, लेकिन वो किस वजह से आएगा? इस साल के मोस्ट सिग्निफिकेंट होने की वजह से आएगा, प्रीवियस ईयर के मोस्ट सिग्निफिकेंट होने की वजह से नहीं आएगा। कह रहा है असेस करंट ईयर मैटर इंडिपेंडेंटली, कह रहा है इस साल के मैटर इंडिपेंडेंटली देख, वो मे भी सेम पिछले साल वाला हो, मे भी डिफरेंट हो, लेकिन इस साल आपने रीअसेसमेंट करनी है, दोबारा करनी है। पिछले साल वाला एज इट इज कैरी ऑन नहीं करना। ये नहीं जैसे काउंटिंग में पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग की ऑडिट मैटर इस साल का ओपनिंग की, ऐसे नहीं चलता। पिछले साल के की ऑडिट मैटर लास्ट ईयर में गए, इस साल के की ऑडिट मैटर अलग आएंगे। जी, इसमें क्या कह रहा है जी? ड्यूरिंग ऑडिट क्वांटम रिटेलर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल। रिलेटेड पार्टी समझते हैं क्या होता है? ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देते हैं रिश्तेदारों के साथ ट्रांजैक्शन। इनके साथ जब कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के रिश्तेदार के साथ हो रही होगी, खुद बताएं उसमें गड़बड़ का चांस कम है, ज्यादा है कि नॉर्मल है? ज्यादा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सीईओ सीएफओ के रिश्तेदारों के साथ ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर के रिश्ते, टीम डिबेट क्लासिफाइड। क्या रिलेटेड पार्टी जो है वो की ऑडिट मैटर में आ सकते हैं? किस वजह से आ सकते हैं भला? क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा है, आम ट्रांजैक्शन की निस्बत रिस्क ज्यादा है। रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन एंड यूज ऑफ, हाँ ये इस वजह से, ये फैक्टर रेलिवेंट है इसके लिए। क्या अप्रूवल की वजह से है? नहीं नहीं नहीं, ये अप्रूवल वाला रेलिवेंट फैक्टर तो नहीं था। हमने पढ़ा था ना कि ऑडिट मैटर डिसाइड करने के लिए अव्वल तो एग्जाम्पल में से ढूंढेंगे, अगर एग्जाम्पल में से ना मिले तो फैक्टर्स कौन से देखने हमने, कुछ फैक्टर्स बताए थे ना उसने कि ऑडिट मैटर की डेफिनेशन के बाद फैक्टर्स अलग थे और एग्जाम्पल्स अलग थी, ऐसा ही है ना? ओके, तो इसमें सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन रिक्वायर्ड होती है और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं है।
मैनेजमेंट बाज का छुपा भी लेते, बताते ही नहीं है। ये गलत हो गया। ऑडिट डिसाइड किया कि एक सर्टन की एडमिट को रिपोर्ट नहीं करना, हालांकि दो चार भी गवर्नेंस को मैटर कम्युनिकेट कर दिया है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ऑडिट डिसाइड किया हमने इसको कि एडमिट क्वालिटी रिव्यूअर क्वेश्चन दिस डिसीजन व्हाट मस्ट ऑडिटर हैव डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में से पूछा है क्या हमने कुछ मैटर्स डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग के अक्सर टॉपिक्स में स्टैंडर्ड में आता है ना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो जैसे काउंटिंग में अक्सर वो काम की सारी बातें कर करा के एंड में छोटा सा टॉपिक होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कभी कभी उसमें से सवाल पूछ लेता है जो हमने तैयार नहीं किया होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं नहीं तैयार करता होता था, हमारे जमाने में आता भी नहीं, अब तो शायद पूछता है, खासतौर पे पूछता है, हमारे जमाने में तो फोकस नहीं होता, मैं छोड़ देता होता। तो उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी सारे प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, रिपोर्ट क्या देनी है, कर करा के एंड में एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है क्या, डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर ने इस मैटर के हवाले से क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करके अपने पास रखनी है और क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करनी है। डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या है, लिख के अपने पास रखो। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, चीज बताओ, डायरेक्टर को बताओ, मैनेजमेंट को बताओ, थर्ड पार्टीज को बताओ, जिस जिसको जरूरी हो। तो कह रहा है यहां पे फिर अगर कोई मैटर सिग्निफिकेंट है लेकिन वो की ऑडिट मैटर नहीं है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट करना होता है कि नहीं करना होता, करना होता है। उसमें दो चीजें थी, जो सिग्निफिकेंट मैटर है ना, जो आपने की ऑडिट मैटर के तौर पे क्लासिफाई कर लिए सिग्निफिकेंट में से, सिग्निफिकेंट मैटर 10 डायरेक्टर को बताए, उनमें से जो 3 आपने कहा की ऑडिट मैटर हैं वो डायरेक्टर को बताने हैं कि सर ये 3 की ऑडिट मैटर है, और जो बाकी 7 हैं वो तो कम्युनिकेट कर दिए 3, जो बाकी 7 है वो अपने पास बताने नहीं है उनको, वो नॉर्मल बताने हैं उनको, लेकिन अपने पास लिखना है क्या कि क्यों ये की ऑडिट मैटर। इसका मतलब है जितने भी मैटर डायरेक्टर को बताए जाते हैं उनमें से जो की ऑडिट मैटर हो उनको जस्टिफाई करवाना है कि ये की ऑडिट मैटर है, और जो की ऑडिट मैटर नहीं है उनको लिखना है कि क्यों की ऑडिट मैटर नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये उसमें लिखा हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में कि क्या करना है, द रैशनल फॉर डिसाइडिंग नॉट टू ट्रीट द मैटर एज की ऑडिट मैटर, ये लिखना है अपने पास। जो की ऑडिट मैटर है वो तो कम्युनिकेट करने हैं, ऐसा ही है डायरेक्टर को, और जो की ऑडिट मैटर नहीं है उनको अपने पास लिख के रखना है कि ये क्यों की ऑडिट मैटर नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने कहा अपनी क्लास के 5 लायक फायक बच्चे मेरे पास भेज दें, मैं 5 लायक फायक बच्चे भेज दिए, मैंने कहा ये लायक है। प्रिंसिपल साहब को बताना है सर इनके अच्छे मार्क्स है, क्लास में पार्टिसिपेशन करते हैं, असाइनमेंट करके आते हैं, तो बाकी भी तो सोचेंगे भाई हमें क्यों नहीं भेजा, उसकी भी तो रीजनिंग होनी चाहिए ना कि भाई 5 को सेलेक्ट किया वो तो ठीक है बता दिया, जो बाकी सेलेक्ट नहीं किए उनकी भी तो कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि पता चले कि पर्सनल लाइक्स डिसलाइक वाला मसला नहीं है। यही यहां पे कह रहा है कम्युनिकेट करो। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, नुकसानदेह, हार्मफुल, हार्मफुल। हाँ, तो अगर हार्मफुल हो कोई लीगल केस में तो उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑडिट होना चाहिए, अकाउंटिंग भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस को ठप करके फिर आप काउंटिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, बिजनेस ठप करके फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस नहीं है तो बाकी भी नहीं बचेंगे। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से जो कोई नुकसान हो रहा हो
तो वहां पे कुछ केसेस में स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन दे देता है। तो ऐसे मैटर्स को उन्होंने क्लियरली बोला हुआ कि ऑर्डर मैटर में इंक्लूड ना करें। ये खुद ही बता के कि क्या मिसिंग है, तो पूछ रहा क्या मिसिंग है। खुद कह दिया विदाउट रेफरेंस है, तो फिर इसका मतलब रेफरेंस ये पार्ट यही होगा, ऐसा ही है कि कोई और होगा। की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब करते हुए क्या हमें रेफरेंस देना चाहिए? हाँ जी, लेकिन रेफरेंस किस चीज का देना चाहिए? ऑडिटर के अपने वर्किंग पेपर का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है जी। ऑडिटर के वर्किंग पेपर क्या होते हैं? जिनके ऊपर ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। ऑडिट वर्किंग पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं ना होते। जैसे आपके जो रजिस्टर है, ये आपके वर्किंग पेपर है, ये आपका वर्किंग पेपर है। ऑडिटर ने जिस सफे के ऊपर ये ऐसे लाइन भी खींच दी ना, वो ऑडिटर का वर्किंग पेपर बन जाता है। ठीक है, कि ये ऑडिटर का डॉक्यूमेंट्स है, फिर उसको संभाल के रखना होता है अगर उसमें एविडेंस हो। ये आप सीआरएन क्यों नहीं लिखते? अजीबो गरीब से नाम, ये एनीड्रॉयड, ये नाम ऐसे अजीब लिख लिया करे। सीआरएन लिख लिया करे। फर्स्ट पोजीशन भाईजान, ओ ये 100 का नोट है, क्या कर रहे हो? 100 का नोट है, 10-10 के नहीं थे, 20-20 के, 20-20 के थे ना, तो 20-20 के इनाम तो इनाम होता है ना। और भाई इनाम तो इनाम होता है ना। अब नहीं बोलेंगे दे दे यार। फर्स्ट पोजीशन शाबाश, सेकंड पोजीशन, सेकंड ऑनलाइन वाले में, थर्ड पोजीशन शाबाश, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन शाबाश, फिफ्थ ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले को कैसे उनके घर जाएंगे देने के लिए? ओके ओके। फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन शाबाश। चलिए, ये तो था जी हमारा लाइव क्विज। अच्छी पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब पढ़ के आए हैं, गुड, अच्छी बात है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सिग्निफिकेंट और नोट किया? ओके ओके ओके। देखें, आप एज ऑडिटर जब ऑडिट कर रहे होंगे, भाई मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जिंदगी में मसले मसाइल ना हो? कोई नहीं है। लगभग हर इंसान की जिंदगी में मसले मसाइल है, ऐसा ही है। ओके। और हर बंदा अपने अपने महाज में बेचारा रोज लड़ रहा है उनसे, छोटे मोटे मसले। आप हर एक को बताते तो नहीं है। कॉलेज में कोई गड़बड़ हो जाए, किसी के दोस्त के साथ नाराजगी हो जाए, घर के साथ बताएंगे तो नहीं? घर वाला दोस्त से कहा था समोसा खिला दो, उसने कहा मैं नहीं खिलाना, हालांकि कल आपने उसको खिलाया था, मसला आ गया, घर जाके बताएंगे तो नहीं बताएंगे। इस तरह के इशू नहीं। लेकिन जब कोई बड़ा इशू हो, जैसे कॉलेज वाले कहें भैया कल फीस लेके आना वरना क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, अब ये इशू तो समोसे वाले इशू से बड़ा है ना। तो कुछ इश्यूज हमें अपने डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं जो कि होते हैं मसले मसाइल, लेकिन छोटे मोटे होते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, सिग्निफिकेंट, वो कम्युनिकेट करने होते हैं। इसी तरह ऑडिटर भी जब लगभग कोई 2, 2.5, 3 महीने क्लाइंट पे गुजारता है, स्टे करता है वहां पे, क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाता है, कुछ ऑडिट के प्रोसीजर या कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हम अपने ऑडिट फर्म के ऑफिस में बैठ के परफॉर्म करते हैं। और ज्यादातर जो फील्ड वर्क होता है ना, ज्यादातर फील्ड वर्क वो हम क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाके प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एविडेंस तो क्लाइंट की फैक्ट्री में, उसके बिजनेस प्लेस पे होगा ना। तो वो प्रोसीजर परफॉर्म करते करते कुछ बाजुकात रूटीन के छोटे मोटे मसले होते हैं। क्लाइंट कहता है मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको कल दे दूंगा, वो नहीं देता, हफ्ते बाद देता है, ये भी मसला है। लेकिन कोई इतना बड़ा मसला, क्या इस मसले पे डायरेक्टर को शिकायत लगानी चाहिए
या डायरेक्टर को बताना चाहिए सर 2 दिन बाद BRS मिलनी थी हमें, हफ्ते बाद मिल रही है, कहेगा तो मिल तो गई है ना, अभी बड़ा टाइम है, कर लो काम। तो छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, मैटर्स, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ हम ये मैटर्स कम्युनिकेट करते रहते हैं, छोटे भी बड़े भी, लेकिन जो बड़े मैटर्स होते हैं सिग्निफिकेंट, वो फिर हमने डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेट लाजमी करने होते हैं। डायरेक्टर्स को पता, देखिए डायरेक्टर, आप असल में ना डायरेक्टर का रोल देखें, डायरेक्टर का रोल क्या है, सुपरविजन का। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉ ने डायरेक्टर्स को किस लिए इस पोजीशन को बनाया, ताकि वो ये देख सके कि मैनेजमेंट ठीक काम कर रही है कि नहीं। आपने वो लॉ में पढ़ा होगा ना, कंपनी लॉ के अंदर, अगर आपने लॉ में पढ़ा है कि जो CEO CFO होते, भाई मैनेजमेंट पता है कितने स्टूडेंट को पता है मैनेजमेंट क्या होती है? ओके चले, ये डिपार्टमेंट्स की क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, नहीं की? चले आइए जरा अब फिर इसके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट मजीद हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ना जब डायरेक्टर की पोजीशन अच्छे से समझ आएगी ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी समझ आ जाएगी। भाई ऐसा है कि अब कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको भैया। ये यहाँ पे ना, ये आप थोड़ी देर के बाद चाहें तो दोबारा कर लीजिएगा, ये इतना हिस्सा हमें दे दीजिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा। जरा गौर से सुनिए, कंपनी में टॉप पोजीशन पे कौन लोग होते हैं? सब कंपनी का मालिक कौन है? ये चीज शेयर होल्डर, शाबाश। लेकिन इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, सेटअप किया, कंपनी बनाई, आपको पता है ये अमूमी तौर पे टेक्निकल पर्सन नहीं होते, इनके पास नॉर्मली, कभी कभार होते भी है नॉर्मली, तो बिजनेस को चलाने के लिए किनको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को, शाबाश। किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को डायरेक्टर भी कहते हैं, BOD भी कहते हैं, डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ क्या है? कैफ 4 कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ कंपनी लॉ? ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है। कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ? हाँ, बस 7-8 स्टूडेंट हैं, बाबा आप ही के लिए, ये सारा समझे आप ही के लिए, बाकी भी सुनने रिवीजन हो जाएगी कंसेप्ट से। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स याद रखिए ये टॉप लेवल के लोग होते हैं, ऐसे जैसे प्रिंसिपल साहब, ठीक है, समझे कॉलेज का मालिक कोई है, वो घर में बैठा हुआ है, उसने प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी लगाई है। क्या जिम्मेदारी लगाई है? कि आपने कॉलेज को चलाना है। अब जो कॉलेज को चलाना है, तो इसमें प्रिंसिपल साहब आए, बैठे, उसके बाद क्या मुझे बताइए, ये क्लासरूम की सफाई सुथराई करना प्रिंसिपल साहब करेंगे? ये नहीं करेंगे। क्या कौन सा टीचर टाइम पे आ रहा है, कौन सा टाइम पे जा रहा है, इसको लिखना, टाइम इन टाइम आउट, ये प्रिंसिपल साहब करेंगे? नहीं करेंगे। क्लासे में जाके पढ़ाना है, क्या प्रिंसिपल साहब पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। किस स्टूडेंट ने फीस दे दी, किसकी बाकी है, जिसकी फीस बाकी है उसको फॉलो अप करना है, प्रिंसिपल साहब करेंगे? नहीं करेंगे। प्रिंसिपल साहब का काम ये काम करना नहीं है, इन कामों की निगरानी करना है कि ये काम हो, खुद नहीं करने। क्या करना है? निगरानी करना, ठीक है। तो ये है डायरेक्टर का रोल। कौन सा रोल है ये? डायरेक्टर का रोल है, डायरेक्टर, ठीक है। जिनकी ये टॉप लेवल के लोग होते हैं, ये खुद काम नहीं करते, मतलब काम इनका खुद टास्क एग्जीक्यूट करना नहीं है, सुपरविजन करना है। क्या टास्क है इनका? सुपरविजन करना। डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, फर्स्ट कहते हैं 10 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। अब इन डायरेक्टर ने कहा कि भाई हम तो टॉप लेवल के, भाई कॉलेज होगा ना, अगर छोटे लेवल जाए कॉलेज, एक प्रिंसिपल काफी है, लेकिन अगर बहुत से कैंपसेस हों तो हर कैंपस में अलग अलग प्रिंसिपल होंगे। तो डायरेक्टर, कंपनी बड़े लेवल का बिजनेस होता है, कंपनी में बहुत से डायरेक्टर्स होते हैं, फर्ज करें 10 डायरेक्टर्स हैं। अब ये कहेंगे भैया हम तो टॉप लेवल के लोग हैं, हमने फैसले करने हैं, हमने सिस्टम बनाना है, उसके ऊपर अमल हमने नहीं करना, अमल दूसरे लोग करेंगे, हम निगरानी करेंगे कि जो सिस्टम हमने बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बिजनेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं?
बिजनेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब आपने इतना बिजनेस पढ़ा, इतना अकाउंटिंग पढ़ा, बताया कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। शाबाश, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, नॉर्मली एक ही होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है, कस्टमर रिलेशन वगैरह वगैरह और भी होंगे। यानी नीड बेस पे जितने डिपार्टमेंट की जरूरत हो, डायरेक्टर ने क्या करना है, बिजनेस को क्लासिफाई कर देना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। कर दिया। अब हर डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट करेंगे। जैसे मार्केटिंग का हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपॉइंट करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, लीडर होगा, चीफ होगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का एक चीफ होगा, हेड होगा, लीडर होगा, हर डिपार्टमेंट का उनके कुछ नाम भी होते हैं, ठीक है, जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। लेकिन हमें बाकियों के नाम से गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के नाम से गर्ज है। वो कौन है भला? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। इसको क्या बोलते हैं? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। बाकियों के हेड के भी नाम है कुछ, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है। डन। अच्छा, अब डायरेक्टर कहते हैं भैया हम तो घर जाने लगे हैं, हम रोज रोज तो नहीं आएंगे। लॉ ये कहता है डायरेक्टर्स के लिए 3 महीने में एक दफा आना लाजमी है। ज्यादा आना चाहे ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन कम एक दफा आना लाजमी है। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, 3 महीने में एक दफा आना लाजमी है ना, तो जो लाजमी काम है वही कर ले तो बड़ी बात है, हम 3 महीने में एक दफा आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 3 महीने तक इन लोगों की निगरानी कौन करेगा? इन लोगों की निगरानी कौन करेगा? हाँ, इसके लिए वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं। डायरेक्टर क्या करते हैं? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं। इस रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये डायरेक्टर का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है। डन। इसकी पोजीशन ना, इस सीईओ की पोजीशन डायरेक्टर से नीचे होती है, लेकिन डिपार्टमेंटल हेड से ऊपर होती है इस सीईओ की। लॉ में इसे डायरेक्टर्स का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ऑडिट में इसे मैनेजमेंट का हिस्सा समझा जाता है। तो ये जो याद रखिएगा, अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? शेयर होल्डर, डायरेक्टर, सीईओ, उसके आगे डिपार्टमेंटल हेड। ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स है ना, इंक्लूडिंग सीईओ, इनको क्या कहते हैं? इनको नाम दिया जाता है मैनेजमेंट का। क्या नाम दिया जाता है? ऑडिट में 3 टर्म्स बार बार यूज होंगी, उनके साथ आपने कंफर्टेबल होना है। डिपार्टमेंटल हेड कौन है? मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। डिपार्टमेंटल हेड को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट। अच्छा, अब सीएफओ जो है, आपके ख्याल में अगर इसने परचेजिंग करनी है, ये खुद बाहर निकलेगा, रिक्शा पकड़ेगा, रिक्शा में बैठ के दुकान पे जाएगा, सामान लेके आएगा, ऐसा होगा? कि इसने आगे अपने कुछ वर्कर, कुछ स्टाफ रखा होगा? तो हर डिपार्टमेंट में जो जूनियर स्टाफ रखा होता है इन डिपार्टमेंटल हेड्स ने, जो जूनियर स्टाफ रखा होता है इन डिपार्टमेंटल हेड्स ने, जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में गैस करें कौन कौन सा स्टाफ होगा? एक होगा कैशियर, और कौन सा होगा? इन्वेंट्री मैनेजर होगा, सेल्स ऑफिसर होगा, तो सेल्स टीम होगी, परचेज टीम होगी, पेरोल डिपार्टमेंट होगा, सॉरी ये पेरोल कैलकुलेशन करने वाला पर्सन होगा, डिफरेंट लोग। ये जो इंडिविजुअल स्टाफ होता है ना, ये जो इंडिविजुअल स्टाफ, इसको नाम दिया जाता है, ये जो लोअर लेवल का स्टाफ है, लोअर लेवल कहना मुनासिब नहीं लगता, मतलब समझे क्या क्या कहना चाहिए, समझ गए आप? इसको कहते हैं एम्प्लॉइज। क्या कहते हैं?
तो ये 3 टर्म्स हैं, इनमें हिरार्की में फर्क आपको समझ आना चाहिए। कौन सी 3 टर्म्स है भला? दोशाबे गवर्नेंस, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। भाई बात समझ आ गई आपको? अगर बात समझ आ गई तो एक टॉपिक हमने आगे चल के पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको समझ आ जाएगी। अब मैं बताने लगा हूं। तो उसमें पता है क्या लिखा? उसमें लिखा हुआ है ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ऑडिटर को चलते चलते कहीं फ्रॉड नजर आ जाए ना, तो वो बता दे मैनेजमेंट को, खुद से ढूंढना जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर कोई नजर आ जाए चीज तो वो बता देनी चाहिए। ठीक है जी। तो फ्रॉड ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अगर नजर आ जाए फ्रॉड बता। अब सवाल यह है कि किसको बताए? ये सुने, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है अगर फ्रॉड एम्प्लॉय ने किया है किसको बताए? मैनेजमेंट को ये चीज। और अगर फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया है दोषाबे गवर्नेंस को, शाबाश। और अगर फ्रॉड दोषाबे गवर्नेंस ने किया है फिर शेयर होल्डर को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। समझे हिरार्की ये। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं मैं, अगर आप कहें यहां तक समझ आ गई बात, एक और स्टैंडर्ड है, उसकी भी रिक्वायरमेंट बता देता हूं आपको। ये तो फ्रॉड वाली बताई, एविडेंस वाली। वो क्या कहता है? कहता है आप जब प्रैक्टिकली ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका 80% से ज्यादा टाइम पता है किस डिपार्टमेंट में गुजरेगा? किस डिपार्टमेंट में गुजरेगा प्रैक्टिकली? गैस करें कि आप प्रैक्टिकली ऑडिट करने के लिए जाएंगे कंपनी में तो आपका 80% से ज्यादा टाइम किस डिपार्टमेंट के साथ गुजरेगा? अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। क्योंकि ये लोग हैं जो हमारी जुबान समझते हैं। हमारी जुबान कौन सी वाली वाला? डेबिट और क्रेडिट वाली। अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग काम तो करते हैं कंपनी में, कंपनी के अंदर हर काम करने वाले बंदे को डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं आता। ये आपको पता है ना? सिर्फ किनको पता होगा? अकाउंट्स एंड फाइनेंस वालों को। तो हमारा 80% काम वहां से होता है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है लेकिन आपको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाना पड़ सकता है। एविडेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट से नहीं, ज्यादातर एविडेंस एक ही डिपार्टमेंट से मिलेगा, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनसे भी एविडेंस कलेक्ट होता है। बताइए ये बात मानते हैं कि नहीं भाई? जैसे मुझे बताइए, मैंने परचेजेस को वेरीफाई करना है, परचेज इनवॉइसेस कहां से मिलेंगी? अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट से। सेल्स को वेरीफाई करना है, इनवॉइसेस कहां से मिलेगी? क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मुझे कोई एविडेंस मिल सकता है क्या? मार्केटिंग एक्सपेंस को वेरीफाई, शाबाश, कमीशन पे देते हैं कि सैलरी पर्सन पे काम करते हैं। और इससे भी अहम चीज भाई, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो आजकल बिक रही है और कौन से प्रोडक्ट ऐसी है जो आपको बड़ी एफर्ट करना पड़ रही है लेकिन लोग खरीदने को तैयार नहीं। ये पता चाहिए। ये किस काम आएगा? एनआरवी की एडजस्टमेंट में। लीगल डिपार्टमेंट, इसके साथ कम्युनिकेशन, इससे हमें कोई एविडेंस मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, प्रोविजन। कंपनी के खिलाफ कितने लीगल केसेस, उनका प्रोविजन डिस्क्लोजर देना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब दूसरा कंसेप्ट हमें इस हिरार्की से समझ आ गया। पहला कंसेप्ट तो फ्रॉड का आ गया, फ्रॉड सामने आए तो क्या करना है। दूसरा कंसेप्ट क्या समझ आया? एविडेंस कलेक्ट करते हुए सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से सारा एविडेंस नहीं मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ दूसरे डिपार्टमेंट से भी एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेगा। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल दे दी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एग्जांपल, और भी बड़ी एग्जांपल है रिसर्च डिपार्टमेंट, जिससे पता चलेगा कि भैया रिसर्च एक्सपेंस या कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डेवलपमेंट फेज में है। तो हर डिपार्टमेंट से हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिले। भैया ये बात समझ आ गई? अगर आप इजाजत दें तो एक और कंसेप्ट ऐड कर दूं इसमें। डायरेक्टर्स जब जाने लगते हैं ना, इनके कंधों पे बड़ा बोझ होता है। शेयर होल्डर ने पूरी कंपनी इनके हवाले कर दी, एतमाद किया, ट्रस्ट किया, तो ये ना परेशान भी होते हैं। कहते हैं आएंगे तो हम 2-3 महीने के बाद, लेकिन कहीं ऐसा ना हो सीएफओ कोई गड़बड़ करने लगेगा, सीईओ इसकी निगरानी कर रहा होगा, इसको पकड़ लेगा।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो, क्या भला, हाँ ये दोनों मिल जाएं। तो ये क्या करता है, एक आखिरी जाल बिछाता है, आखिरी चाल चलते हैं डायरेक्टर अपनी। वो क्या, ये डायरेक्टर्स इस सारे सिस्टम के पैरेलल एक और डिपार्टमेंट बनाते हैं। उस डिपार्टमेंट को कहते हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, या ऑडिट कमेटी भी इसको कह लें। हालांकि फर्क है दोनों में, लेकिन फिलहाल चूंकि हम कंसेप्ट्स को ब्रीफली पढ़ रहे हैं, ऑडिट कमेटी या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ज्यादा ध्यान में रखें। ये इसका काम पता है क्या होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, तुमने कोई काम नहीं करना, तुमने दूसरों के काम को चेक करना है। अगर ये रोज तुमने आना है, हम 3 महीने बाद आएंगे, तुमने रोज आना है, इनके काम को चेक करना है, सही काम हो तो गुड, अगर कोई गड़बड़ करें तो उसको नोट करना है। हमें अर्जेंट मैटर हो तो फौरी तौर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अर्जेंट मैटर नहीं है तो महीने के बाद रिपोर्ट बना के हमें ईमेल कर देना। पूरे कंपनी में जो जो गड़बड़ होती रही है वो हमें टाइमली पता चलती जाएगी। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का कंसेप्ट समझे, ये है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अच्छा है कि नहीं, मेरा तो ख्याल है बिला वजह पैसे देने पड़ते हैं इनको, अच्छा है, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए कि इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फर्क है। फिर एक और कंसेप्ट याद आ गया, इंटरनल ऑडिटर को कौन पॉइंट करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन पॉइंट करता है, कौन एम्प्लॉय है कंपनी का, हाँ जी इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय नहीं है। इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट देते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर किसको रिपोर्ट देता है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने सिर्फ एक काम करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, उस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, बाकी नहीं। लेकिन इंटरनल ऑडिटर ने क्या करना है, जो जो डायरेक्टर के जो जो बॉस कहेगा वो करना पड़ता है ना काम। तो इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ज्यादा है या एक्सटर्नल ऑडिटर का, सोचे, स्कोप का मतलब एक्टिविटीज किसकी ज्यादा है, इंटरनल ऑडिटर की ज्यादा। एक्सटर्नल ऑडिटर 2-3 महीने के लिए आता है, इंटरनल ऑडिटर पूरा साल रहता है। एक्सटर्नल ऑडिटर ने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, इंटरनल ऑडिटर ने जो जो डायरेक्टर बोलेंगे उसको वेरीफाई करना, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल हो, समझे। लेकिन इंटरनल ऑडिटर के पास टाइम ज्यादा है, उसका स्कोप ज्यादा है, वो काम भी एक्सटर्नल ऑडिटर की निस्बत ज्यादा करता है। सम टाइम, अभी एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सम टाइम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग एक्सटर्नल ऑडिटर से ज्यादा कंपिटेंट होते हैं, ऐसा भी होता है। इंटरनल ऑडिटर के लोग ज्यादा कंपिटेंट, ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सारी दुनिया इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं मानती, एक्सटर्नल ऑडिटर की बात मानती है जब वो कहता है। क्यों, इंडिपेंडेंस की वजह से। इसका मतलब है एक ही हम में खास बात है जिसकी वजह से हमारी डिमांड है, क्या, इंडिपेंडेंस। और अगर इंडिपेंडेंस ही ना रहे तो फिर हम किसी काम के नहीं है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको। इसमें मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट समझाए हैं। एक कंसेप्ट क्या समझाया आपको, फ्रॉड वाला, किसको रिपोर्ट करना है। एक कंसेप्ट क्या समझाया, एविडेंस वाला, कि एविडेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट से नहीं, लगभग हर डिपार्टमेंट से हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता है। फिर और कंसेप्ट क्या समझाया है, इंटरनल ऑडिट वाला, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस क्या है। कुछ कुछ बात समझ आई है। तो मुझे बताइए, ये जो मैनेजमेंट है, हम, क्योंकि मैनेजमेंट भी रोज के रोज ऑफिस में आती है, ऑडिटर भी रोज आता है ऑडिट करने के लिए, जब तक वो पॉइंट हुआ है, तो मैनेजमेंट तो हमेशा अवेलेबल है। तो कोई छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, मैनेजमेंट के साथ दोनों डिस्कस कर सकते हैं हम, छोटा भी बड़ा भी। बाज़ औक़ात तो हमें चाय अगर एक टाइम पे मिले ना, तो हम वो भी मैनेजमेंट को कहते हैं सर 2 टाइम करें ना, 11 बजे के साथ 3 बजे भी, और दरमियान में भी उन्हें कहे कि जब कब हम फोन करें हमें पहुंचा दिया करें, कभी काम ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है तो पेट्रोल
ये छोटा, अब ये बताएं मैनेजमेंट को कह सकते हैं, और ये कहते भी हैं बाज़ खत्म, डायरेक्टर को तो नहीं ना कह सकते। डायरेक्टर को घर बैठा भैया 3 महीने बाद आपने आना था, लेकिन ये जरा मेरा जरूरी मैसेज है, सुन लो, चाय हमें ठंडी मिलती है, वो कहेगा अच्छा। तो मैनेजमेंट के साथ छोटे मसले भी डिस्कस कर सकते हैं, बड़े भी, लेकिन डायरेक्टर्स के साथ सिर्फ सिग्निफिकेंट, ये असूल याद रखिएगा। मैनेजमेंट के साथ इनसिग्निफिकेंट भी, सिग्निफिकेंट भी, लेकिन डायरेक्टर के साथ सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर शेयर कर, और शेयर होल्डर को मोस्ट सिग्निफिकेंट की ऑडिट मैटर, समझे? तो ये थोड़ा फर्क है, इसीलिए उसने कहा कि सिग्निफिकेंट मैटर्स जितने भी हो डायरेक्टर को कम्युनिकेट करो। ये बात समझ आई? इनसिग्निफिकेंट नहीं करने। कौन से मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने? सिग्निफिकेंट। और इनसिग्निफिकेंट में से भी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे वो रिपोर्ट में जाएंगे शेयर होल्डर्स को बताने के लिए। हाँ, हमने अपने पास लिख लेना है कि टोटल 10 सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, इनमें से 3 सिग्निफिकेंट मैटर हैं और 7 सिग्निफिकेंट मैटर, 3 की ऑर्डर मैटर हैं और बाकी 7 की ऑर्डर मैटर। सिग्निफिकेंट मैटर्स टोटल कितने हैं? 10। जो 3 थे वो अलग लिखेंगे, ये किया, और जो 7 थे वो अलग लिखेंगे और उनकी रीजन भी लिखेंगे कि क्यों ये मैटर सिग्निफिकेंट तो हैं लेकिन की ऑर्डर मैटर। हर सिग्निफिकेंट मैटर की ऑर्डर मैटर नहीं होता, ये पता है ना आपको जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। ओके, आज आप जो सीखने जा रहे हैं ये कंसेप्ट, जैसे अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ना, जिस बंदे ये स्टार्ट में सीख लेते हैं। अकाउंटिंग का जब पहला साल होता है ना, किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ते हैं आप, तो पहली अकाउंटिंग की जो पहली किताब आप पढ़ते हैं उसी में ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखे होते हैं, यानी मोस्ट जूनियर लेवल पे आप सीख लेते हैं और फिर कबर तक हमारे साथ जाता है ये रूल डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, कबर के अंदर नहीं जाता, ऊपर ऊपर ही रह के फिर कहता बाय बाय, अब यहीं तक मेरा काम था। लेकिन एंड तक ये चीज याद रखिए, जो अहमियत अकाउंटिंग में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की है वही अहमियत ऑडिट में इस कंसेप्ट की है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कहे भैया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूं लेकिन मेरे को डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं आता, आप उसे मानेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं मानेंगे ना। उसी तरह जो पर्सन कहे मैं ऑडिटर हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऑडिट रिपोर्ट में कितनी तरह के ओपिनियन होते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, आपने क्या कहना? भैया तुम ऑडिटर नहीं हो। तो आज के लेक्चर में जो सबसे अहम चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ये मॉडिफाइड ओपिनियंस एंड रिलेटेड पैराग्राफ, ये पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जब करने लगेगा तो उसने 2 चीजें जहन में रखनी है। ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन करेगा तो उसने 2 चीजें जहन में रखनी है। पहली चीज, क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी? और अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी तो उसका इफेक्ट क्या था? इमटेरियल, मटेरियल के परवेसिव। याद रखिए आज का सारा लेक्चर कंसेप्चुअल है, इसमें रटे वाला पॉइंट सिर्फ एक छोटा सा है, वो भी आई कैप ने नहीं पूछता। अब तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ऑडिटर की प्रोफेशन, भाई आपकी पर्सनल लाइफ है, उसका सबसे बड़ा डिसीजन करना है तो चाहे वालदैन से पूछे या ना पूछे आपकी मर्जी कि कौन से मैटर को कंसीडर करना चाहिए। आपकी मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वालदैन से पूछेंगे तो आप ही का फायदा है, नहीं पूछेंगे तो आप ही का नुकसान है। हमें, मुझे पर्सनल लाइफ से लेना देना, मुझे किससे लेना देना है?
प्रोफेशनल लाइफ से आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का जो सबसे बड़ा डिसीजन करता है वो क्या होता है? हाँ, कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये जो मैंने ऑडिट किया है, इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे जो ओपिनियन देना है मैंने, ओपिनियन कौन सा होना चाहिए। तो ये डिसीजन करने से पहले क्या कि मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन देना है। ऑडिटर ने 10 नहीं, 8 नहीं, 6 भी नहीं, 4 भी नहीं, सिर्फ 2 मैटर कंसीडर करने हैं। 2 मैटर। नंबर 1, क्या इस ऑडिट में जो पूरा 2-2.5 महीने में खज्जल खार होता रहा हूं, इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या, अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, उसका इफेक्ट क्या था? उसका इफेक्ट इमटेरियल था, मटेरियल के परवेसिव। फिर से बताइए, ऑडिटर अपनी जिंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन तो कौन से 2 फैक्टर ज़हन में रखता है? क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी? और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी तो उसका इफेक्ट क्या था? इमटेरियल, मटेरियल, या ये 2 डिसीजन करने हैं बस। ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट क्या है हमें नहीं पता, स्कोप लिमिटेशन क्या है ये भी नहीं पता, इमटेरियल क्या है ये भी नहीं पता, मटेरियल क्या है ये भी नहीं पता, परवेसिव क्या है ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो यही तो सीखना है आज के लेक्चर में। स्टार्ट करें? ओके। 5 अल्फाज सिखाने हैं आपको, मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, इमटेरियल, मटेरियल, परवेसिव, और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी करना। पहले क्या करें? स्टार्ट। मिस स्टेटमेंट क्या है? मिस स्टेटमेंट का मतलब है, टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं पहले के कंसेप्चुअल बताऊं? पहले कंसेप्चुअल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होना मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? समथिंग रॉन्ग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह है कंसेप्चुअल। और टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट को फॉलो ना करना, यह है मिस स्टेटमेंट। आईएफआरएस कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, यह है मिस स्टेटमेंट। हम कंसेप्चुअल डेफिनेशन के साथ चलते हैं, रटा तो लगा लेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आईएफआरएस रिक्वायरमेंट। यह है मिस स्टेटमेंट। कंसेप्चुअली क्या है मिस स्टेटमेंट? गलती होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करें। क्या गलती हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? शाबाश, हर बेंच पे एक ना एक गलती आप लोगों ने बतानी है। बताइए भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट बताइए। इंपेयरमेंट क्या? इंपेयरमेंट करनी थी नहीं की, कि करनी थी और कर ली, क्या मिस स्टेटमेंट है? हाँ, करनी थी नहीं की इंपेयरमेंट, शाबाश, मिस स्टेटमेंट, गुड, शाबाश। इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत, अमाउंट कुछ और थी, लिख कुछ और दी। 60 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी थी, 600 की लिख दी, 600 की लिख दी। रियल केस है एक, हाई वैल्यू के बढ़ जाएंगे, शाबाश। और सेल्स थी, रिकॉर्ड नहीं की। कितनी जीव कंपनी है, बाकी की कंपनी परचेज करके रिकॉर्ड नहीं करती और ये कंपनी ने सेल करके रिकॉर्ड नहीं की, सुभान अल्लाह। लेकिन गलती तो गलती है, गलती तो जरूरी नहीं कि जानबूझ के अनजाने में भी हो जाती है गलती। बताएं मिस्टर। एनआरवी रिकॉर्डिंग, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसको राइट डाउन टू एनआरवी नहीं किया, कॉस्ट में ही शो करवाया, शाबाश। अब बताइए, ये भी मिस स्टेटमेंट है। और मिस स्टेटमेंट बताइए। सेम क्लास ऑफ टेक्निकल रॉकेट साइंस, सेम क्लास ऑफ एसेट पे डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई कर दे, शाबाश। यानी वो क्या कहते हैं, काउंटिंग पॉलिसी आपने अप्लाई कर, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन मॉडल था, 12 प्रॉपर्टीज थी, 8 रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाई हैं और 4 कॉस्ट पे शो करवाई हैं, ये लो, शाबाश, गुड। ये भी मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? क्योंकि काउंटिंग ये कहती है कि जब पॉलिसी रीवैल्यूएशन करो इंटायर क्लास की करो, शाबाश। और बताइए क्या है? और डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है। फिक्स एसेट खरीदा था अप्रैल में, लेकिन डेप्रिसिएशन स्टार्ट की जून में, क्योंकि इस्तेमाल जून में हुआ। तो बताइए डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होनी चाहिए, जब खरीदा हो कि जब इस्तेमाल हो?
जब खरीदा हो, अवेलेबल फॉर यूज है, यूज नहीं है अल्फाज, याद है? शाबाश, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, शाबाश। और मिस स्टेटमेंट बता, बैड डेट नहीं रिकॉर्ड किया, शाबाश। डेटर बैंकरप्ट हो गया और मैनेजमेंट कह रही है सर पैसे आ जाएंगे, आज तक तो इसने कभी पैसे नहीं मारे हमारे, तो पैसे आ जाएंगे, प्रोविजन की जरूरत नहीं। हम कहेंगे आज तक वो बैड डेट भी नहीं हुआ था, अब बैड डेट हो गया, तो बताइए डेटर बैंकरप्ट हो जाए, क्या प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए? नहीं की। और बताइए, सेल्स रिटर्न को गलत रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, गलत रिकॉर्ड, शाबाश। आपकी सारी एग्जांपल सही है मिस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल। अब एक एग्जांपल मैं बताने लगा हूं आपको, और आपने मुझे यह बताना है कि आपकी सारी एग्जांपल्स में और मेरी वाली एग्जांपल में फर्क क्या है। पहले बताइए, सारी एग्जांपल जो उन्होंने बताई है आप लोगों को समझ आई ना कि ये मिस स्टेटमेंट है? ओके। कंपनी के खिलाफ एक लीगल केस चल रहा है जो कि जिसमें आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल होता तो प्रोविजन रिकॉर्ड होती, प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। कंपनी ने डिस्क्लोज भी नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है ये? शाबाश। अच्छा, आपकी जितनी भी एग्जांपल है उनमें और मेरी वाली एग्जांपल में फर्क क्या है? ये रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हाँ, ये डिस्क्लोजर से रिलेट करते हैं। आप जो बता रहे थे वो या इनकम स्टेटमेंट में गलती थी या बैलेंस शीट में। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए ये कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा था कि गलती इनकम स्टेटमेंट में भी हो सकती है, बैलेंस शीट में भी हो सकती है, लेकिन नोट्स द अकाउंट्स यानी डिस्क्लोजर में भी हो सकती है। तो मिस स्टेटमेंट समझ आ गया? शाबाश। आइए जरा देखते हैं वो कैसे मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है मिस स्टेटमेंट, अब ये ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कभी ना पढ़ाऊं, लेकिन चूंकि सिलेबस में एक चीज होती है ना, तो हमने 100% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी होती है, इसलिए बता रहा हूं। उम्मीद नहीं आई क्या पूछेगा। कहता है मिस स्टेटमेंट के 3 टाइप्स है, कौन कौन सी? पहला, इनएप्रोप्रिएट पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है। जैसे इन्वेंट्री के लिए लाइफो पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, लाइफो की इजाजत है आईएफआरएस में? ये मिस स्टेटमेंट है, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट है। कि अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब आईएफआरएस होता है। हमारे सिलेबस की हद तक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? आईएफआरएस। पॉलिसीज आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है या मुताबिक है लेकिन बता है फाइफो, नोट्स द अकाउंट्स में लिख दिया इन्वेंटरी इज मेजर्ड ऑन लाइफो बेसिस। पॉलिसी सही सिलेक्ट नहीं की या सही डिस्क्राइब नहीं की, हाँ वो भी गलती है। या उस पॉलिसी से प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा, वो भी है। फिर इन करेक्ट एप्लीकेशन, ये है सिलेक्शन ठीक नहीं की, ये है सिलेक्शन ठीक है लेकिन कैलकुलेशन ठीक नहीं की, एप्लीकेशन ठीक नहीं की। एरर्स इन एप्लीकेशन, या बिला वजह चेंज कर लिया। काउंटिंग पॉलिसी चेंज करना मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन काउंटिंग पॉलिसी बगैर किसी वजह के चेंज करना ये मिस स्टेटमेंट है। क्योंकि जब कोई वजह नहीं होती ना बज़ाहिर जेन्युइन रीजन, तो इसका मतलब है प्रॉफिट को ओवरसेट करने के लिए पॉलिसी को चेंज किया हुआ। और तीसरा क्या है? इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, वो भी मिस स्टेटमेंट है। डिस्क्लोजर दिया लेकिन गलत दिया, नॉन डिस्क्लोजर भी मिस स्टेटमेंट है और रॉन्ग डिस्क्लोजर भी मिस स्टेटमेंट। भाई ये बातें समझ आई? अब सुन लें, ये सारा रट्टे वाला पॉइंट है, सिर्फ टाइप रट्टा है, याद कर लें जो बुक में लिखा हुआ है हेडिंग, बस। कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें, कंसेप्ट वही है जो हमने डिस्कस कर लिया। मिस स्टेटमेंट समझ आ गई आपको क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होना, और वो गलती आपने खुद बता दी है। डन। अब अगले टास्क की तरफ चलें। नेक्स्ट टास्क क्या है? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का भाई मिस स्टेटमेंट का कंसेप्चुअली मतलब क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होना। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या? ये सुने, स्कोप लिमिटेशन का मतलब है किसी चीज को वेरीफाई ना कर पाना, किसी चीज का एविडेंस ना हासिल कर पाना, यह है स्कोप लिमिटेशन। ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, यह है स्कोप लिमिटेशन। ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, ऑडिटर इज अनएबल टू वेरीफाई एन आइटम, यह है स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन क्या है? अनएबल टू वेरीफाई एन, किसी भी वजह से, वो चाहे हालात का कसूर हो,
चाहे मैनेजमेंट का कसूर हो, चाहे किस्मत खराब हो, चाहे ऑडिटर का दिल ना कर रहा हो इसलिए नहीं उसने वेरीफाई किया, कोई स्कोप लिमिटेशन तो स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, ये मिस स्टेटमेंट की 3 टाइप्स है ना जो उसने बताई हुई है। इन तीनों टाइप्स को लिखने के बाद स्टैंडर्ड पता है क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट तो मिस स्टेटमेंट होती है चाहे किसी भी किस्म की हो। क्या कहते हैं? तो हमने कहा ये बात पहले बता देते, टाइप्स क्यों पढ़ाई हमें? अगर मिस स्टेटमेंट है, सोचने की बात है ना, टाइप्स पढ़ा, जब एक चीज से फर्क ही नहीं पड़ता तो वो सिखाया क्यों? ताकि कभी कभार 15-20 साल के बाद अचानक सवाल पूछ ले और आपने ना किया हो तो ICAP को फेल करने का मौका मिलता है। अब आते हैं स्कोप लिमिटेशन। समझ आ गई क्या है? क्या है स्कोप लिमिटेशन? वेरीफाई ना, एग्जाम्पल से बताएं। कब ऑडिटर, क्या हुआ होगा आपके ख्याल में कि ऑडिटर किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर पाया होगा, किसी चीज के लिए एविडेंस हासिल नहीं कर पाया होगा? क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? सोच। रिकॉर्ड मैनेजमेंट ने दिए ही नहीं होंगे, छुपा के रख लिए होंगे, रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किए होंगे, इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दिया, रिकॉर्ड जल गए, गवर्नमेंट ने सीज कर लिए। गवर्नमेंट भी छापा मारती है ना, गवर्नमेंट ले जाते हैं, FIR की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑडिटर आएगा मैंने वेरिफिकेशन करनी है मुझे दे दो, देंगे? रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, तो ऑडिटर के पास एविडेंस नहीं है। और क्या रीजन? कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, मैनेजमेंट ने इजाजत नहीं दी, ये क्या है? ठीक है, रिकॉर्ड इंस्पेक्ट नहीं करने दिया। एक फर्क याद रखिएगा स्कोप लिमिटेशन में और मिस स्टेटमेंट में। जब आप किसी चीज को वेरीफाई कर लें और वो ठीक साबित हो जाए, ना वो मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन, वो बिल्कुल ठीक है। जब किसी चीज को वेरीफाई किया ठीक हो, ये गौर से सुनिएगा बात, वो ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन। किसी चीज को वेरीफाई किया और वो गलत साबित हुई, और किसी चीज को वेरीफाई ही नहीं कर सके, ठीक है। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, मैनेजमेंट ने कहा हमने डाटा से 50 लाख लेने हैं, डाटा ने कहा मैंने भी 50 लाख देने हैं, ये क्या है? कुछ सब ठीक है। मैनेजमेंट, हमने डाटा को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया कि 50 लाख आपने देने हैं, उन्होंने कहा सर देने तो है लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूं, 1 रुपया नहीं मेरे पास है। हमने मैनेजमेंट से कहा तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करो, राइट ऑफ करो, मैनेजमेंट ने कहा नहीं करेंगे। अभी ये क्या है? प्रोसीजर परफॉर्म किया है, उसके बाद पता चला कुछ गलती है लेकिन मैनेजमेंट ने ठीक नहीं किया। और अगर डाटा मैनेजमेंट से कहा कंफर्मेशन लेटर भेजना, मैनेजमेंट ने कहा भेजना ही नहीं, ये क्या होगा? स्कोप लिमिटेशन। फर्क समझ रहे हैं? क्या चीज ठीक है, क्या चीज मिस स्टेटमेंट है, क्या चीज स्कोप लिमिटेशन। क्लियर? तो बताइए पहला फैसला, जो पहला मैटर था हमारी जिंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा फैसला, समझ आ गया कि आपने क्या डिसाइड करना है? क्या चीज मिस स्टेटमेंट है? डन? आगे चले। दूसरा मैटर क्या कंसीडर करना था? क्या चीज इमटेरियल है, क्या मटेरियल है, क्या परवेसिव है। अब अगेन एक इसका टेक्निकल वर्डिंग में डेफिनेशन है, ये एग्जांपल मिस स्टेटमेंट की पढ़ लीजिएगा बस, ये रटे वाली है, रटे वाली है, ये ऐसी कुछ नहीं है इसमें। असल चीज तो केस स्टडी करना, पढ़ के समझ आ जाएगी आपको कि स्कोप लिमिटेशन क्या है। बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल, मतलब जिसमें ना मैनेजमेंट का कसूर है ना ऑडिटर का कसूर, इसमें ऑडिटर का कसूर, इसमें मैनेजमेंट का, इसमें ऑडिटर का अपना, मतलब अपना तो नहीं कहना चाहिए, ऑडिटर से रिलेटेड। जैसे रिकॉर्ड आग लग गई, भैया किसी का कसूर नहीं है, आग कभी भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। गवर्नमेंट ने आके छापा मार दिया, गवर्नमेंट की मर्जी, जिधर मर्जी छापा मारे, ये है आउटसाइड एंटिटी, कंपनी का कसूर नहीं है इसमें। फिर ऑडिटर से रिलेटेड क्या है
कि इसकी एग्जांपल जो आई क्या बार बार पूछ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये एंड है 31 दिसंबर 2025। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नॉर्मली पहले हो जाया करती है, लेकिन रेयर केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई ईयर एंड के महीने बाद। तो अगर ईयर एंड के 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट हुई हो ऑडिटर की लेट अपॉइंटमेंट, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर सकता है? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। ना कर पाए तो यह लेट अपॉइंटमेंट समझ आई है? ठीक है। नो इंफॉर्मेशन, सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई ऑडिटर को, या होल्डिंग कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, नहीं दी गई ऑडिटर को। ऑडिटर बेचारा कहता रहा भाई हमें चाहिए। बाज़ औक़ात ग्रुप के अंदर जो होल्डिंग सब्सिडरी होती है उसकी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है ना, कंसोलिडेशन वगैरह के लिए या दूसरे पर्पस के लिए, वो नहीं दे रहे। ये भी स्कोप लिमिटेशन है। वीक कंट्रोल्स, ये रटा लगाए अभी फिलहाल, इसको छोड़ते हैं। मैनेजमेंट की भी गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है मैनेजमेंट की? इन्वेंट्री काउंट नहीं करवाया, कंफर्मेशन सेंड करने की इजाजत नहीं दी, ऑडिटर ने कुछ एविडेंस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन कहा था मैनेजमेंट से, मुझे इंफॉर्मेशन दो, रिप्रेजेंटेशन दो, मैनेजमेंट ने वो इंफॉर्मेशन वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। तो स्कोप लिमिटेशन याद रखे, इसकी भी 3 टाइप्स। मिस स्टेटमेंट की कितनी टाइप्स थी? 3 टाइप्स थी। और एंड पे क्या लिखा था? मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, मिस स्टेटमेंट तो मिस स्टेटमेंट होती है। स्कोप लिमिटेशन की कितनी टाइप्स हैं? और अगली जो बात स्टैंडर्ड ने लिखी है ना, वो सुन के आपको भी हल्का हल्का गुस्सा आएगा उस पर। क्या लिखी है भला? स्कोप लिमिटेशन 3 किस्म की है, सारा समझा के फिर क्या लिखा? स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, स्कोप लिमिटेशन है। हमने कहा शाबाश, तो बताया क्यों फिर टाइप का? एग्जाम्पल ही बता देते। तो ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए है टाइप्स, सिर्फ आपने पढ़ लेनी है, इग्नोर भी कर दे मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड आपको पता है हमने 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जहां इतनी चीजें करेंगे वो भी कर लीजिए। भैया मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन समझ आ गया? अब क्या है? अब मसला, अच्छा जब कोई मसला आता है ना, ये मिस स्टेटमेंट भी एक मसला है, ऐसा ही है, स्कोप लिमिटेशन भी एक मसला है। जब कोई मसला आता है ना, तो फिर हमने उसके बाद देखना होता है ये मसला कैसा मसला है। ये मसला बहुत ही छोटा सा मसला है जिसको इग्नोर भी किया जा सकता है, छोटा सा मसला है जिसे इग्नोर भी किया जा सकता है। जैसे किसी चींटी ने हल्का सा काट लिया हो, मसला तो है इग्नोरेबल, हल्का सा आपने इधर को ज्यादा, ये इमटेरियल। और अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए और वो बाजू तोड़ दे, एक लगाए बाजू, वो क्या होगा? मटीरियल। क्योंकि आपके जिस्म का एक हिस्सा डैमेज हुआ है, अभी बाकी की बॉडी वर्किंग कंडीशन में है। और अगर कोई सांप काट ले, वो बड़ा इफेक्ट है, वो तो पूरी बॉडी गई ना, कि उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल हैं मसाइल के। जब हमें मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हमारे सामने आ जाती है, तो फिर उसके बाद हमने अगला काम क्या करना होता है? ये फैसला करना है इसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट या तो होगा इमटेरियल, या होगा मटेरियल, या होगा परवेसिव, या होगा इमटेरियल, या होगा मटेरियल, या होगा परवेसिव। अब इनका मतलब समझ ले क्या है। इमटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल का और परवेसिव का। ठीक है, एक तो उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, ये डेफिनेशन जो कि किसी काम की नहीं है सिवाय इसके कि आप इसका रटा लगाएं और एग्जाम में इसको रिप्रोड्यूस कर दें। इमटेरियल क्या है? इग्नोरेबल, जिसका हमारे फैसलों पे कोई फर्क ना पड़े, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है? मटेरियल क्या है? जो हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस करे चीज, वो मटेरियल है। और परवेसिव क्या है? जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जिसका,
जिसकी वजह से मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, वो क्या, 3 लेवल है। ठीक, कंसेप्चुअली समझे इसको। एग्जाम के पॉइंट, अब ये रटे वाली बात है, मैं आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूं। मुझे बताइए पहले, क्या मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन डिसाइड कर सकते हैं आप? आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आ जाए, ये फैसला कर सकते हैं कि मिस स्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन। अब सुने, ये कैसे फैसला करेंगे कि ये इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव? दूसरा फैसला यही करना होता है ना, इमटेरियल मटेरियल परवेसिव का मतलब यह है कि जो मसला है ना मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, उसका इंपैक्ट कितना है, वो कितना सवेयर है, वो कितना सवेयर है, ये डिसाइड करना है। अब सुने कैसे डिसाइड करेंगे, डिपेंड करता है क्या उसने क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हो तो इमटेरियल मटेरियल और परवेसिव का फैसला प्रॉफिट के जरिए होगा। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है, वो क्या होगी, इमटेरियल। और अगर 5% या उससे ज्यादा है तो मटेरियल, और अगर 50% से ज्यादा है तो परवेसिव। 50% से ज्यादा का बोलते हैं सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल इफेक्ट आ गया। फिर से बताइए, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन में फैसला कर लेंगे। अगला फैसला क्या करना है हमने, इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल है कि परवेसिव है। ये कैसे पता चलेगा, 2 पॉसिबिलिटीज है। आपने देखना है क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया। अक्सर प्रॉफिट दिया होता है, प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपने देखना है अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है, इमटेरियल, 5% ऑफ प्रॉफिट या उससे ज्यादा है, और अगर 50% से भी ज्यादा है, परवेसिव, परवेसिव। कुछ कुछ समझ आए। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर असूल सुन ले, अगर मसला एक एरिया में है तो वो लाइकली टू बी मटेरियल। अगर मसला एक एरिया में है तो लाइकली टू बी मटेरियल, और अगर मसला मल्टीपल एरियाज में है तो लाइकली टू बी परवेसिव। समझ आई बात की। फिर से, मिस स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होना। स्कोप लिमिटेशन क्या है, ऑडिटर का वेरीफाई ना कर पाना। ठीक है। फिर अगला इमटेरियल क्या है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5% ऑफ प्रॉफिट से कम इमटेरियल, 5% ऑफ प्रॉफिट के इक्वल या ज्यादा अमाउंट है मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की तो मटेरियल, और अगर 50% से ज्यादा अमाउंट है तो परवेसिव। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या है। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन एक एरिया में है तो लाइकली टू बी मटेरियल, और अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन मल्टीपल एरियाज में है लाइकली परवेसिव। एक सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब दे दिया इसका मतलब है ऑडिट का हक अदा कर दिया आपने अभी तक पढ़ने का, और अगर सही जवाब नहीं दिया तो आप भी फारिग और मैं भी फारिग, ना मैं आपको कुछ सिखा सका ना आप कुछ सीख सके। आपने बताना है कि ये इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। एग्जाम क्वेश्चन में उसने बोला प्रॉफिट है 100, प्रॉफिट कितना है, इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट है 1 रुपए की, डेटर में मिस स्टेटमेंट है 3 रुपए की, और डेप्रिसिएशन में मिस स्टेटमेंट है 0.5 की। एक फैसला करें, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये परवेसिव है क्योंकि मल्टीपल एरियाज में मिस स्टेटमेंट है? किसी का नहीं ख्याल? शाबाश, ये ट्रैप था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है ना, हमने फैसला अमाउंट की बेस पे करना है। वो है 5 मटेरियलिटी लेवल, 5% ऑफ प्रॉफिट, और ये 4 मटेरियलिटी लेवल से कम है, ये इमटेरियल बनता है। मल्टीपल का असूल कब लगाना है?
प्रॉफिट ना दिया हो, वह होगी केस स्टडी सॉल्व, होगी केस स्टडी सॉल्व। लेकिन आखिरी चीज क्या बताइए, ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा फैसला कौन सा है? ओपिनियन, टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा देना है। इस फैसले से पहले दो चीजें डिसाइड करनी है, कौन कौन सी? पहला मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, और दूसरा इमटेरियल है, उसका इफेक्ट अगर है तो मटेरियल के पर। क्या क्वेश्चन को पढ़ के आप मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन डिसाइड कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन को पढ़ के इमटेरियल मटेरियल परवेसिव डिसाइड कर सकते हैं? अब बताएं, फैसला, टाइप ऑफ ओपिनियन। अब ये आपने याद करना है, रट्टा लगा, जैसे वो आप डेबिट क्रेडिट के रूल रट्टा लगाते थे, क्या क्या होता था वो डेबिट क्रेडिट के रूल? क्या इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ऐसे रट्टा लगाते थे भी, ऐसे ही होते थे और बार बार रट्टा लगाते थे ना। जिस तरह काउंटिंग में आपने डेबिट क्रेडिट के रूल का रट्टा लगाया ना, आज आपने ये काम करना है ऑडिट में। क्या? अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर तो ऑडिट किया और कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, या मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो सही लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो कौन सा ओपिनियन? ये भी अनमोडिफाइड लिख ले यहां पे, अनमोडिफाइड। अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड। अगर मिस स्टेटमेंट हो और उसका इफेक्ट परवेसिव हो, परवेसिव, ये मटेरियल एंड परवेसिव लिखा है, इसका मतलब परवेसिव होता है, क्योंकि जो मटेरियल जो परवेसिव हो वो जो 50% से ऊपर होगा वो 5% से तो ऊपर होगा ही होगा। तो मटेरियल एंड परवेसिव के बजाय हम सिर्फ एक लफ्ज बोलते हैं, क्या? परवेसिव। ठीक है भाईजान, ये भाईजान करोड़पति भी है तो लखपति भी है। अगर मैं इनको कहूं ए लखपति और करोड़पति तो कहेंगे क्यों टाइम जाया कर रहे हैं, सीधा कह दें करोड़पति, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, लखपति भी है। तो मटेरियल एंड परवेसिव चूंकि वो 5% से भी ऊपर है और 50% से भी ऊपर है तो उसे मटेरियल भी कहते हैं, लेकिन बोलने चालने में हम उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ परवेसिव। तो अगर मिस स्टेटमेंट हाउस इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है, अगर स्कोप लिमिटेशंस का इफेक्ट इमटेरियल है, स्कोप लिमिटेशंस का इफेक्ट मटेरियल है, स्कोप लिमिटेशंस का इफेक्ट परवेसिव है, बस मिस स्टेटमेंट मटेरियल क्या है, क्या ओपिनियन? मैं मिस स्टेटमेंट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन मटेरियल, मिस स्टेटमेंट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन इमटेरियल, मिस स्टेटमेंट परवेसिव। बस ऐसे इसको पक्का करना, पक्का करना, पक्का करना। ठीक है, इतना पक्का कि जैसे ही एग्जाम में आए मिस स्टेटमेंट मटेरियल फोर्स में आ जाए क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर जी? चलिए, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? एक रिपोर्ट में एक ही ओपिनियन होता है, ये तो मैं पहले ही पता था। और फिर क्या लिखा है? अगर आप किसी रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन देना, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन किस वजह से होता है? दो ही रीजन की वजह से होता है। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दें तो फिर जो रिपोर्ट का दूसरा पैरा होगा ना, बेसिस फॉर मॉडिफाइड, उसमें उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या वजह थी। वो मिस स्टेटमेंट की वजह से दे रहे हैं कि स्कोप लिमिटेशन की वजह से, वो डेटर की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन हो रहा है कि इन्वेंट्री की वजह से, ये बताना है। क्लियर जी? तो आज के लेक्चर में आपने सिर्फ 3 चीजें सीखी हैं। अगर ये 3 चीजें सीख ली हैं तो आज लेक्चर का हक अदा हो गया। पहली चीज मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, इसमें क्या फर्क है। दूसरी चीज इमटेरियल मटेरियल पर ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें खास तौर पर ध्यान में रखना है प्रॉफिट हो तो वसूल हो रहा है, प्रॉफिट ना दिया हो तो वसूल हो रहा है। और फिर सबसे अहम टाइप ऑफ ओपिनियन। टाइप ऑफ ओपिनियन आप पूरे ऑडिट में पहले जो पढ़ाया उसमें या जो आइंदा पढ़ाऊंगा, कहीं पे भी कोई भी गलती कर ले वो काबिले माफी है, थोड़ी सी सजा मिलेगी, काबिले माफी है। लेकिन अगर टाइप ऑफ ओपिनियन में कोई गलती की ना तो ये मैंने नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, वो एक जगह पे क्या बड़ी अच्छी बात लिखी थी, हम इंसान ना अपनी जिंदगी में रोज बड़े फैसले करते हैं, 250-300 फैसले करते हैं। उसने लिखा हुआ था छोटे छोटे फैसले,
क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरफ से जाना है, वगैरह वगैरह, कौन सी असाइनमेंट करनी है, कब करनी है। सारे फैसले सही होना जरूरी नहीं है, होते भी नहीं है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत अहम है, और एक फैसला तो ऐसा है जो आपकी जिंदगी के बाकी हर फैसलों को अफेक्ट करता है। कहते हैं वो फैसला सोच समझ के करना है, वो फैसला, हाँ, या जो समझदार लोग हैं उनसे पूछना है कि व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन, ठीक है। लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना, ऑडिटर को कौन से मैटर कंसीडर करने हैं। तो याद रखें कौन कौन से, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, और अगर कोई है तो उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल के परवेसिव। क्यों, ये दो फैक्टर्स क्यों कंसीडर कर रहा है, क्योंकि ओपिनियन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मिस स्टेटमेंट हो, इमटेरियल हो तो अनमोडिफाइड, मिस स्टेटमेंट हो, फैक्ट मटेरियल हो तो मिस स्टेटमेंट हो, फैक्ट परवेसिव हो तो, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट इमटेरियल हो तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, बहन बोले अनमोडिफाइड, स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट इमटेरियल हो, अनमोडिफाइड, स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट मटेरियल हो, क्वालिफाइड, मिस स्टेटमेंट हो, इफेक्ट परवेसिव हो, एडवर्स, स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट परवेसिव हो, डिस्क्लेमर। ये प्रैक्टिस बार बार करनी है, बाकी जो भी गलती करेंगे उसकी माफी है, इस गलती की माफी नहीं है। टाइप ऑफ ओपिनियन गलत बताया, इसकी माफी नहीं है। भाई कुछ कुछ बात समझ आई। हाँ, ये एंड में जो डब्बा बना हुआ ना, डब्बा बना हुआ है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम कंसेप्ट है। ये डब्बा, ये इतना सा प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम कंसेप्ट है एज ऑडिटर। क्लियर जी। चलिए, आज का आपको कुछ होम असाइनमेंट हम शेयर करेंगे, तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।